हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, आज जो है आप पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो है मैंने स्टार्टिंग कर दी है। पहला अध्याय स्टार्टिंग कर दी है, ये दूसरा उसी अध्याय का आगे का आप देखें। ठीक है, तो देखिए जो है पहला पॉइंट हमें दिखता है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ठीक है, आज इसे देखें आप। देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1889 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ठीक है, जैसा कि आपको याद होगा 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। ये आपने पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है न, जैसा कि मैंने दोस्तों अब 6 क्लास 6, 7, 8, 9 और अभी आज आपका 10 स्टार्ट हो गया है। ये दूसरा वीडियो है अध्याय 1 का। ठीक है, तो ये मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपना चैनल। ठीक है, जिससे कि कोई वीडियो आपका मिस न हो। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको याद होगा 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। निरंकुश जानते हैं? निरंकुश मतलब जिस पे कोई अंकुश नहीं है। जैसे आप कोई भी जैसे राजा हुआ, जैसे आप मध्यकालीन राजाओं को देख लीजिए, उन पे कोई जैसे आपके हुमायूं था या अकबर था या औरंगजेब या शाहजहाँ या और भी कोई एंशियंट हिस्ट्री के शासक को देख लीजिए, तो उन पे क्या है कि कोई ऐसा कोई अंकुश तो था नहीं। ठीक है, वो किसी कानून से बंधे हुए तो थे नहीं कि उनके ऊपर कानून है, कानून का शासन है, उनके अनुसार वो काम करेंगे। वो स्वतंत्र और स्वच्छंद थे। किसी को भी वो चाहे जो आदेश दे सकते थे, किसी को मार सकते थे। कोई भी आदेश जो कर दें उसको प्रजा को मानना पड़ता था, है ना। तो ये सब है, इसे कहते हैं निरंकुश राजा। ठीक है, जिनके ऊपर कोई रोक नहीं है। तो निरंकुश राजा का आधिपत्य था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, समझ रहे हैं, जो फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। ठीक, क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, वे ही उसकी नियति तय करेंगे। ठीक, आगे देखें। फ्रांस से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पृथ्वीभूमि, है ना, और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अंततः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों की समूह द्वारा किया जाने लगा। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून, ठीक है, समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी। ठीक है, वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई फ्रेंच। ठीक, यहाँ चित्र नंबर 2 आप देख रहे हैं दोस्तों। एक जर्मन पंचांग है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। यह तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ है जिसमें एड्रियास रेबमान ने 1798 ईस्वी में डिजाइन किया है। ठीक है, फ्रेंच बास्टील में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उसने मिलते जुलते किले के बगल में बनाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे पब्लिक है
ठीक। यह किला जर्मन प्रांत कैसेल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। इस चित्र का साथ एक नारा दिया गया, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेबमान एक पत्रकार था जो मेज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। ठीक, चलिए आगे देखिए। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। ठीक है, क्या हो रहा है? क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। ठीक, जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित वर्गों अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की। फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। ठीक, 1804 ईस्वी, यहाँ पे देखिए 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के सीढ़ी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं में सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों, नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। ठीक है, उद्योगपतियों और ख़ासतौर से पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह जो है समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप, एक राष्ट्रीय मुद्रा के एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। ठीक, लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। ठीक है, जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, बढ़ते हुए कर, सेंसरशिप, बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। ठीक, तो यहाँ पे आ जाइए, ये पहले आप चित्र देख लीजिए। ये चित्र नंबर 3 है। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी के बाद का जो यूरोप कैसा था वो आप देखिए। इस तरह 1815 के बाद का यूरोप आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए आप, ये इस स्थान को देखिए आप। यहाँ पे देखिए जो इंग्लैंड है, जैसे यहाँ देखिए स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, वेल्स यहाँ पे है, इंग्लैंड, आयरलैंड है ना, नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड, प्रशा,
ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस, सार्डिनिया, देख रहे हैं, कोर्सिका, ये सब आप देखे रहिए। स्विट्जरलैंड, फ्रांस के बगल, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य आप देखिए, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बावेरिया, गलीशिया, इधर देखिए ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, आर्मिया, मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन, साइप्रस, भूमध्य सागर, इधर यूनान जिसे ग्रीस कहते हैं जो है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, क्रेते, रूसी साम्राज्य का क्षेत्र आप देख रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैंने दोस्तों बताया, थोड़ा सा मैप आप देखे रहेंगे तो आपको लगभग आइडिया रहेगा कि भाई कौन से स्टेट किधर हैं, अगल बगल क्या है, कौन से राज्य हैं, तो क्या कंडीशन होती होगी, कैसे जो है, कैसे रणनीति किधर बन रही है ना। तो ये मैप देखना ज़रूरी रहता है, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी कि ब्रिटेन इधर है और फ्रांस आपका इधर है, ब्रिटेन इधर है आप देख रहे हैं, फ्रांस इधर है, तो पड़ोसी हैं, बीच में देखिए जो है समुद्र भी है ना। तो ये सब चीज़ें जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, उसके बगल देखिए स्पेन है ना, स्वीडन आप देखिए इधर है। तो ये सब चीज़ें देखने से चीज़ें समझ में आती हैं और अच्छे से। ठीक, चलिए उसके बाद आप देखिए यहाँ पे चित्र नंबर 4 आप देख रहे हैं दोस्तों, ज्वेब्रकेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। ये देखिए स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण हो रहा है। तो जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज्वेब्रकेन शहर पर कब्जा आपको है अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों, नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों, ठीक है, आप देख रहे हैं, में पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है, जो एक किसान की गाड़ी बाएं छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। बीच का अग्रभाग यहाँ पे यही है, और देखिए, और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जाने वाली पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद हमसे आज़ादी और समानता ले लो। ठीक, ये पट्टी है। और क्या है भाई, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसी के दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्ति दाता बन जाते थे। ठीक, यहाँ पे दोस्तों आप चित्र नंबर 5 देख रहे हैं। राइन लैंड का डाकिया लाइप्ज़िग से आते हुए सब कुछ गवा देते हैं। ठीक है, यहाँ नेपोलियन को 1813 ईस्वी में लाइप्ज़िग की लड़ाई हार कर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरते हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। ये देखिए, चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। इसे आप देखिए, अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें, ठीक है, मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसा कि आज हैं। ठीक, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे।
वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ की कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गलीशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। ठीक है। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन व्यवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्निओला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग, जिन्हें ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तथ्य केवल सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, ये आप देखेंगे। तो अभी आप आ जाइए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पे हैं, देख लीजिए एक बार। 1797 ईस्वी नेपोलियन का इटली पर हमला होता है। नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई। 1814 से 1815 के बीच नेपोलियन का पतन होता है। वियना शांति संधि होती है। 1821 ईस्वी यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। ठीक है। 1848 ईस्वी फ्रांस की क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत, मध्य वर्ग संविधान के प्रतिनिधित्वात्मक सरकार की गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। 1859 से 1870 इटली का एकीकरण। ठीक है। 1866 से 1871 जर्मनी का एकीकरण होता है इसके बीच। ठीक। और 1905 में क्या हो रहा है, हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। तो ये घटनाक्रम इस डेट में होते हैं जो कि आपने देखा। ठीक है। ये सब 2-3 बार देख लीजिएगा वो जो है, तो एक बार माइंड में होना चाहिए कि भाई इधर क्या क्या घटनाएं घटी हैं। 2-3 बार देख लेंगे इसे तो आपके माइंड में रहेगा। ठीक है। आगे देखिए, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। इसे आप देखिए, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उन उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके विचार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी। ठीक है, जिस पर भूदास खेती करती थी। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास, वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, जिसका अस्तित्व बाजार के उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड के औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों को कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों में से थे। मध्य वर्ग जो
उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों में थे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय हुआ। ठीक, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से जुड़े हुए थे। उदारवाद यानी लिबेरिज जो है, उदारवाद शब्द लातिन भाषा के मूल पर आधारित है। ठीक है, लिबर, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्यवर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान, संसदीय जो है प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। ठीक है, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। ठीक है, आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। ठीक है, संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से क्या रखा गया था, जो है वंचित रखा गया था। ठीक है, केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः समिति मताधिकार वापस आई और उसने जो है महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं पतियों के अधीन कर दिया। ठीक है, संपूर्ण 19वीं सदी और तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। ठीक है, तो ये संपूर्ण क्या हो रहा है, संपूर्ण 19वीं सदी दोस्तों समझ रहे हैं। 19वीं सदी संपूर्ण यानी 1800 ईस्वी, पूरा 1800 ईस्वी। ठीक है, 19वीं सदी तथा 20वीं सदी यानी 1900 ईस्वी है ना। तो 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में यानी 1900 ईस्वी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन जो है चलाए। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी की आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। ठीक है, 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की एक जोरदार मांग थी। आइए अब 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक जो है महासंघ बना। ठीक है, इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतौल था। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। ठीक, और लगभग हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। तो चूँकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े के नापने का पैमाना एले है ना था, जिसकी जो है लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट से में ख़रीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता और जो है मेज 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में देखिए 53.5 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ना, हर जगह अलग अलग जो है नाप दिख रहा है हमें। नई वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहे थे, जहां वस्तुओं लोगों की पूंजी का आवागमन
बाधा रहित हो। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन स्थापित किया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, मुद्राओं की संख्या दो कर दी, जो उनमें पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई, आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। ठीक है, उस समय क्या हो रहा है, पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। ठीक है, अब जो है आइए यहाँ पे स्रोत ख दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद कर सकते हैं। जर्मनी के ट्यूबिजन विश्वविद्यालय में जो है अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिख लिस्ट ने 1834 में ईस्वी में लिखा, जालवे राइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना उठाना चाहिए। ठीक है, जर्मन लोग यह समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। ठीक, अब आप देखिए जो है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, इसे आप देख, तो यहाँ दोस्तों आप देख रहे हो रूढ़िवाद दिख रहा है शब्द। रूढ़िवाद का क्या अर्थ है, इसे आप देखिए। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रीति रिवाजों पर जोर देता है। ठीक है, और तेज बदलावों के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो ये जो है रूढ़िवाद क्या है, इसका मतलब आपने देखा यहाँ पे। देखिए आगे 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद, ठीक है, यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। ठीक है, नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। ठीक है, वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति। ठीक, यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। आगे देखें, 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। ठीक, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। ठीक, इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी की वियना संधि, है ना, देखिए ट्रीटी ऑफ वियना, है ना, तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलाव को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए पूर्व वंश को सत्ता में बहाल किया गया।
और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अंततः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमांट में जेनोआ जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ठीक, मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का हिस्सा प्रदान किया गया। ठीक है, इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने क्या कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। ठीक, अब देखिए 1815 में स्थापित जो है रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं क्या थी, निरंकुश थी, यानी कोई उन पर अंकुश नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, कोई उनके ऊपर जो है उनके ऊपर कोई मतलब अधिकार रखने वाला या उससे पावरफुल नहीं था। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों को वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाए गए एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। ठीक, यहाँ देखिए चित्र नंबर 6 आप देख रहे हैं, चिंतकों का क्लब 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंग चित्र है। ये देखिए इनकी फ़ोटो आप देखिए कैसे जो है, ये देखिए इनके मुंह जो हैं बंधे हुए हैं, दिख रहे हैं, पट्टी लगी हुई है हर मुंह पे। आप देखिए, ये देखिए मुंह पे पट्टी लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं। तो बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है, बाईं तरफ की जो पट्टी है उस पे लिखा है, क्या लिखा है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। ये देखिए, तो देखिए क्या है, इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम खामोशी, देख रहे हैं। दूसरा क्या लिखा है, ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहर बांटे जाएंगे। देख रहे हैं, तो ये एक व्यंग्य चित्र यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए, क्रांतिकारी। ठीक, अब इसे आप देखिए 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था। ठीक है, जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी, ये देखिए ज्यूसेपी मैत्सिनी, है ना। उनका जन्म 1807 ईस्वी में
जेनोवा में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मेसनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। अंततः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों की पैबंदी तरह नहीं रह सकता था पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मेसनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों की अपने स्वप्न से मेसनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। यहाँ पे दोस्तों आप चित्र नंबर 7 देख रहे हैं। जिउसेपे मैत्सिनी और बर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना जो है आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए। नंबर 3, क्रांतियों का युग 1830 से 1848 के बीच। देखिए इसे जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। ठीक है, इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड, पोलैंड ऐसे ही प्रमुख थे कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यवर्गों के लोग शामिल थे। ठीक है, प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ। बुर्बो के राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया, वह था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वाचन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की है। एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए। 1824 ईस्वी में बुखार में उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ठीक है, अब अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए आप जो है
रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। इसे आप लोग देखिए। तो देखिए, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। ठीक, यहाँ पे एक चित्र भी आप देख रहे हैं दोस्तों, चित्र नंबर 8। इसके बारे में आप देख लें। यूजीन देला क्रोआ, द मसैकर एट कियास, 1824 का है ये। फ्रांसीसी चित्रकार देला क्रोआ सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रूमानी चित्रकारों में से एक था। यह विशाल चित्र जो है, इतने साइज है इसकी, इस घटना को चित्रित करता है जिसमें कियास द्वीप पर कहा जाता है कि तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। ठीक है, देला क्रोआ ने घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावनाएं उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, फोटो को जो है दिखाया गया है, आप दिख रहे हैं, है ना। ये देखिए, आगे देखें आप। जर्मन दार्शनिक योहान ग्राटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उनके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्यों, लोक नृत्यों से प्रकट होती है। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। ठीक है, स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत, भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन केरोल कुरपिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपना ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया। पोलेनेश और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। ठीक, और देखिए 1831 ईस्वी में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोधी के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पुलिस का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। पोलिश भाषा
रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। ठीक, यहाँ पे आप देखिए बॉक्स नंबर 1 में ग्रिम बंधुओं की कहानी, लोक कथाएँ और राष्ट्र निर्माण। इसे आप देखिए, ग्रिम्स फेयरी टेल्स एक जाना माना नाम है। ठीक है, जैकब ग्रिम और विहेल्म ग्रिम बंधुओं का जन्म क्रमशः 1785 और 1786 में जर्मनी के हनाऊ शहर में हुआ था। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथा उनकी जानकारी में आती उसे लिख कर रख लेते थे। ये कहानियाँ बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी। 1812 ईस्वी में उन्होंने इस कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। ठीक, प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। ठीक है, ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मनी संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। ठीक है, ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उनका विश्वास था कि उन्होंने लोक कथाएँ इकट्ठी की हैं, वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति हैं। लोक कथाएँ इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों में वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप। अगला हमें दिख रहा है भूख कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। इसे देखिए, 1830 ईस्वी का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। ठीक, इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप एक प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी। क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था, केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। ठीक है, कृषक विद्रोह 1848, यह आप चित्र देख पा रहे हैं। एक वर्ष था। 1848 ही ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी, व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। ठीक, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा जो है नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विहेल्म वोल्फ ने सिलेसिया के गांव की घटनाएं इस प्रकार बयान की। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का
फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमत गिरा दी है। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पर पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। ठीक, उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। ठीक है, इसके बाद यह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई। ठीक, और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडारगृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया और 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। 1848 उदारवादियों की क्रांति। इसे आप देखें, 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्यवर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 ईस्वी की घटना से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑटो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यवर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया, राष्ट्र निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक, आगे देखें। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुए। उन्होंने एक जर्मन के राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेल्म चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे भी उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुआ। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। ठीक है, हालांकि आंदोलनों में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान जो है मताधिकार से वंचित रखा गया था। ठीक, जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। हालांकि
रूढ़िवादी ताकतें 1848 ईस्वी में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता था। अंततः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 ईस्वी से पहले हो चुकी थी। इस प्रकार हैब्सबर्ग के अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। ठीक है। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता भी साफ हुआ। विचारधारा, ये आपने शब्द पढ़ा, इसका क्या मतलब है? देखिए, एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह को कहते हैं विचारधारा। ठीक। और यहाँ पे कुछ चित्र भी हैं, इसे आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे स्रोत ग, इसे आप पढ़िए। स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था, इसे देखिए। उदारवादी राजनीतिज्ञ कार्ल वेलकर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया। पुरुष जो ज़्यादा ताकतवर है, दोनों में से ज़्यादा निर्भीक और मुक्त है, उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया गया है। वह कानून, उत्पादन तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए है। महिला जो कमज़ोर, निर्भर और दब्बू हैं, उसे पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता है। उसका क्षेत्र घर, बच्चों देखभाल और परिवार का पालन पोषण है। क्या हमें कोई और प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा को खतरों में डाल देगी? लुइजी ऑटो पीटर्स 1819 से 1895 तक राजनैतिक कार्यकर्ता थी। ठीक। जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। उसके अखबार जो है 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में निम्नलिखित संपादकीय छपा। आइए हम यह पूछें कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों से ओतप्रोत हैं। सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे। जब उनसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ। हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आधी मानव जाति के फायदे के लिए, यानी पुरुष। मगर स्वतंत्रता तो अविभाज्य है, अतः स्वतंत्र पुरुषों को परतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। उसी अखबार की जो है ठीक उसी अखबार के एक अनाम पाठक ने 25 जून 1850 को संपादक को निम्नलिखित पत्र भेजा। महिलाओं को राजनैतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण है, जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार है जिसका वो इस्तेमाल करती हैं और जिम्मेदारियां भी उठाती हैं। हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिलते जो उसी के लिए पुरुषों को मिलते हैं। यह अन्याय क्यों? क्या यह लज्जा की बात नहीं कि सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मत देने का अधिकार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह एक पुरुष है, जबकि अत्यंत काबिल महिलाओं को, जो काफ़ी संपत्ति की मालकिन होती हैं, इस हक से वंचित रखा जाता है कि वे राज्य के रख रखाव में इतना ज़्यादा योगदान देती हैं। यद्यपि वे राज्य के रख रखाव में इतना ज़्यादा योगदान देती हैं। ठीक। अब देखिए, एक शब्द आपने पढ़ा, नारीवाद। इसका क्या मतलब है? देखिए, स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध। चलिए, यहाँ पे दोस्तों आप चित्र देख रहे हैं, चित्र नंबर 10। सेंट पॉल की चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद है। समकालीन रंगीन चित्र आप देख पा रहे हैं।
ठीक है, ऊपर दाईं दीर्घा में महिलाएं बैठी हैं, दाईं दीर्घा में जो है महिलाएं बैठी हैं ऊपर। चलिए अब आ जाइए चौथा, जर्मनी और इटली का निर्माण। इसे देखिए, जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? 1848 के बाद यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसे इस प्रक्रिया को देखा जा सकता है जिसे जर्मनी इटली का एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसे आपने देखा, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। ठीक है, उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उनका प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साई के महल के बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। ठीक है, सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। ठीक, जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी, न्यायिक व्यवस्थाओं को आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया। प्रशा द्वारा उठाए गए कदम, उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। ठीक है, ये चित्र नंबर 11 दोस्तों आप लोग देख रहे हैं। आंतान वर्नर की कृति वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन साम्राज्य की घोषणा, ये आप देख पा रहे हैं। चित्र के बीच में काइजर और एशियाई सेना के मुख्य कमांडर वान रून खड़े हैं, उनके पास हैं बिस्मार्क। ठीक है, और इस विशाल कृति को चित्रकार ने 1885 में बिस्मार्क के 70वें जन्मदिन पर उन्हें भेंट किया था। ठीक है, अब आ जाइए अगला पॉइंट आप देखें। इटली को आप देखिए, जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें केवल एक सार्डिनिया पीडमांट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था, मध्य भाग पोप का शासन था, दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन था। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल किया था। अभी तक उसके क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। ठीक, जर्मनी का एकीकरण यहाँ पे देखिए 1866-71 में, ये 12 नंबर चित्र है, इसे आप देख रहे हैं। प्रशा जो है देखिए इस कलर में आप देख रहे हैं, तो ये प्रशा का पूरा आप देख पा रहे हैं क्षेत्र, है ना, इस कलर में जो है। और ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध 1866 से पहले प्रशा द्वारा विजित, ये कलर आप देख रहे हैं, ये जो कलर है। ठीक है, और जर्मन महासंघ के बेदखल ऑस्ट्रियाई भूभाग, ये देखिए ये हैं इस कलर में। जर्मन महासंघ की स्थापना हेतु प्रशा में शामिल 1867, ये देखिए ये हैं आपके, है ना। और देखिए जर्मन साम्राज्य की स्थापना हेतु दक्षिण जर्मन राज्य प्रशा में शामिल 1871, ये देखिए क्षेत्र है आपका। फ्रांस प्रशा युद्ध में प्रशा द्वारा विजित जो है, कलर क्या है
ये है ना। तो ये देखिए आप, ये है क्षेत्र। तो यहाँ पे आपने प्रसा का एरिया देख रहे हैं और बाकी क्षेत्र आपने देख लिया। चलिए आइए आगे देखें। यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं आप, चित्र नंबर 13, व्यंग्य चित्र है ये। और इसमें जो है जर्मन राइक्सटैग संसद में ऑटो वान बिस्मार्क फिगारो से वियना 5 मार्च 1870। ये देखिए चाबुक चलाते हुए दिखाया गया है, एक व्यंग्य चित्र है। ठीक है। तो 1830 के दशक में जिउसेप्पे मैत्सिनी एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। तो भाई उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 से और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिया और पीडमांट के शासक विक्टर एमैनुएल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग के नगरों में एकीकृत इटली के उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाओं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। इतालवी अभिजात वर्ग तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा में कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिया पीडमांट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूर का हाथ था, से सार्डिया पीडमांट 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब जो है हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा जिउसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र जो है स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 ईस्वी में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए। स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। इटली के अधिकांश निवासी उसकी निरक्षरता के दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन किया था, उनमें इटालिया के बारे में काफ़ी सुना ही नहीं था। वे मानते भी थे कि ला टालिया विक्टर एमैनुएल की पत्नी थी। आगे देखें। ब्रिटेन की अजीब दास्तान, या पढ़ें। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया था ना, अलग अलग, ये जो है कि मुख्य पहचान निजातीय थी। अब ये देखिए निजातीय क्या है, इसे समझिए। एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपना पहचान मानता है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, निजाति थी। इन सभी जाति समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत, सत्ता में वृद्धि हुई, द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुए। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 ईस्वी में राजतंत्र से ताकत छीन ली। इस संसद के माध्यम से राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1707 ईस्वी से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी थोड़ा सा मैं बोलता जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि समय वीडियो दोस्तों बड़ा होता जा रहा है। एक ब्रितानी पहचान के लिए विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने
अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप चित्रों को देख लीजिए। एकीकरण से पूर्व इटली जो है, इटली राज्य 1858 का, ये आप देख लीजिए। एकीकरण से पहले का ये चित्र आप देख रहे हैं इटली का। ये देखिए अलग अलग आपको दिख रहे हैं दोनों सिसिलियों का तंत्र। ये देखिए पेपल राज्य, टस्कनी, मोडेने जो है, परमा, दिख रहे हैं ना। और उसके बाद देखिए वेनेशिया, लंबार्डी, ये देखिए ये सब अलग अलग छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, आपको राज्य दिख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब ये दूसरा चित्र है एकीकरण के बाद की इटली। आप देख पा रहे हैं पूरा यहाँ पे आप देखिए सब गायब हो गए हैं, जो छोटे छोटे थे आप देख रहे हैं, कोई दिख रहा है ना। और नक्शे में एकीकृत राज्यों के वर्षों को दर्शाया गया है। अब जब ये देखिए नक्शा में ये जो समय कब एकीकृत किया गया है वो आपको दिखाया गया है। यहाँ पे वो छोटे राज्य भी दिख रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बॉक्स 2 है, इसे आप पढ़िए। जिउसेपे गैरिबाल्डी, इसे आप देखिए 1807 से 1882 तक इनका समय है। संभवतः इटली के स्वतंत्रता सेनानियों के सबसे मशहूर थे। ठीक है, सेनानियों में सबसे मशहूर हैं। उसका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था। वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। 1833 ईस्वी में इसकी मुलाकात मैसिनी से हुई। वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा और 1834 ईस्वी में पीडमांट की जो है गणतंत्रीय विद्रोह में उसने भाग लिया। यह विद्रोह कुचल दिया गया। गैरिबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहां वह 1848 तक निर्वासन में रहा। 1854 ईस्वी में उसने विक्टर इमैनुएल सेकेंड का समर्थन किया। इतालवी राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उसकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। वे रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय हुए। 1867 की गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवक की एक ऐसी सेना पेपल राज्यों में लड़ने रोम गई। इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। वहां एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शर्ट्स फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। 1870 में जब प्रशा युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए, तब जाकर पेपल राज्य अंततः इटली में सम्मिलित हुए। ये आप देखिए गैरिबाल्डी सार्डिया पीडमान के राजा विक्टर इमैनुएल सेकंड को इटली नामक बूट जूता पहनने में मदद करते हुए 1859 का ये अंग्रेजी व्यंग चित्र आप देख रहे हैं। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ तक आपने देखा था। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हर्ष हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई से बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ठीक है, ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया। वोल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 ईस्वी की अगुवाई में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेवर अल नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र संघ में मातहत सहयोग के रूप में ही रह पाए। ठीक है, चलिए अगला आप देख लीजिए जो है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। इसे आप देखिए, किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस
नारी रूप में चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास है, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। ठीक है, यहाँ पे चित्र नंबर 16 आप देख रहे हैं, 1850 का डाक टिकट। इसमें मारियान की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक, आगे देखिए, आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं और प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों पिछले वीडियो में। लाल टोपी या टूटी जंजीर है। इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया गया जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और तराजू लिए हुए है। ठीक है, और देखिए, इसी प्रकार नारी रूपों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इस चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा जो है, ठीक है, और क्या है ये देखो आप, कलगी है ना, ये है कलगी। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे, लोग उसमें तादाम स्थापित कर सकें। मरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित कराई गई। इस तरह जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाछूत्स अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों मुकुट पहनी है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। ठीक, यहाँ पे दोस्तों आप देखिए चित्र नंबर 17 है। जर्मिया चित्रकार फिलिप वेट, 1848। चित्रकार ने जर्मिया के क्षेत्र में सूती झंडे का बनाया हुआ सेंट पाल चर्च की छत से लटकता था, जहाँ मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई। ये देखिए आप चित्र, आपने ये है रूपक। अभी आपने दोस्तों शब्द पढ़ा, रूपक क्या है इसे आप देख लीजिए। जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के लिए इंगित किया जाए, एक रूपकात्मक कहानी को दो अर्थ होते हैं, शाब्दिक और प्रतीकात्मक। ठीक, यहाँ पे दोस्तों आप देखो बॉक्स नंबर 3, प्रतीकों के अर्थ जो है। अब यहाँ पे देखिए गुण और महत्व, यहाँ पे कॉलम बना है। देखिए, टूटी हुई बेड़ियाँ, यानी इसका क्या अर्थ है, आज़ादी मिलना। बाज छाप कवच है ना, जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। और देखिए बलूत पत्तियों का मुकुट, बहादुरी का प्रतीक। तलवार, मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह। काला लाल सुनहरा तिरंगा, 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा जिसे जर्मन राज्यों का ड्यूस के प्रतिबंधित घोषित कर दिया। ठीक है, उगते सूर्य की किरण, एक नए युग का सूत्रपात। ठीक, यहाँ पे देखिए चित्र भी बना है, आपने देखा टूटी बेड़ियाँ, ये देखिए यहाँ पे है टूटी बेड़ियाँ है ना। और देखिए बाज छाप कवच, ये देखिए यहाँ पे है बाज छाप कवच देख रहे हैं। तलवार पे देखिए जैतून जो है, लिपटी जैतून की डाली, ये देख रहे हैं। ये मैंने आपको बताया कि इसके क्या मतलब है। यहाँ पे शांति की चाह इसका अर्थ है। ठीक है, और देखिए उगते सूरज, इधर आप देखिए है ना, दिख रहा है। और देखिए काला लाल सुनहरा, ये देखिए यहाँ पे है ना। और जो है ये आपका था, आपको मैंने बताया बलूत पत्तियों का मुकुट, ये देखिए बलूत पत्तियों के मुकुट हैं। ठीक, यहाँ पे आप देखिए चित्र नंबर 18 दोस्तों देख रहे हैं, द फॉलन जर्मिया, हताश जर्मिया, जूलियन ह्यूबनर, 1850 का ये चित्र आप देख पा रहे हैं है ना। तो और देखिए यहाँ पे आप चित्र देख पा रहे हैं, चित्र नंबर 19 है। ठीक, इसके बारे में आप जानें। जर्मिया गार्डिंग द राइन नदी पर पहरा देती जर्मिया, ये आप देख रहे हैं फोटो को। 1860 में चित्रकार लॉरेंस क्लासेन को एक चित्र बनाने का सौंपा गया। जर्मिया की तलवार पर खुदा है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। ठीक,
चलिए अगला देखिए आप, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। अब इसे आप समझिए। आप देखिए 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव ही रहा। सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों द्वारा संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्ज़गोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो शामिल होते थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों को फैले ने ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफ़ी विस्फोटक हुई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के लिए मजबूत बनना चाहा, किंतु उसमें बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं चंगुल निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों की राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल साबित करने के लिए किया। वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियां ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से आज़ादी को वापस लाने का प्रयास को रूप देखा। जैसे जैसे स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की भाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे की भारी ईर्ष्या करते थे। हर एक राज्य अपने लिए राज्य से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेश साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उसमें यह प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑटो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक, ये आपका हो गया। और चित्र नंबर 20 दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का ये स्कान करता है। ये मानचित्र आप देख लीजिए। सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्रता का बैनर थामे दिखाई दे रहे हैं। ये भाई फरिश्ते यहाँ पे आप देखिए स्वतंत्रता का बैनर थामे हुए हैं। ठीक है। अग्रभाग में ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक ब्रिटानिया विजय भाव से जो है भूमंडल पर बैठा हुआ है ना। और उपनिवेशों को शेर, हाथी, वन, आदिम समुदाय की छवि दर्शाया गया। दुनिया भर में प्रभुत्व को ब्रिटिश गौरव का विषय दिखाया गया। ये देखिए सब हाथी ये सब दिखाया गया है ना। ये उपनिवेशों को दिखाया गया है। साम्राज्य से जुड़कर जो है राष्ट्रवाद 1914 ईस्वी में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेशीकरण किया गया, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए। इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे। सभी स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संघर्ष करते रहे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे। साम्राज्यवाद विरोधी की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। मगर ये विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में संगठित किया जाना चाहिए स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। तो भाई ये आप जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक, ये अध्याय आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अध्याय यार काफ़ी लंबा था, थोड़ी सी जल्दीबाजी भी करनी पड़ी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, है ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद दोस्तों आज आपने पढ़ा अध्याय 1 को, और क्लास 10 का एनसीईआरटी हिस्ट्री को आपने देखा। ठीक है, तो दोस्तों आशा है आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।